हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज का जो क्लास होने वाला है दोस्तों वो होगा आपका क्लास नंबर आपका 35 जी 36 होगा। जी हाँ, 36। इसके पहले हम लोग टोटल 35 टेस्ट आपका देख चुके हैं दोस्तों और आज हम लोग देखने वाले हैं 36वां टेस्ट। जी हाँ, 36वां टेस्ट। अगर पीछे वाला टेस्ट देखना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में संपर्क कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सभी टेस्ट आपको मिल जाएगा। और आज का जो प्रश्न है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर 75 सामान्य अध्ययन और बीएड डीएलएड से संबंधित यहाँ पर प्रश्न हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर करेंट अफेयर का भी कुछ प्रश्न यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं करेंट अफेयर बीएड डीएलएड से संबंधित प्रश्न। और जो आपका क्लास होता है दोस्तों ये डेली आपका 9 बजे से होता है, शाम में डेली 9 बजे से आप सभी का क्लास होता है। तो इस क्लास को अटेंड करने के लिए आप सभी को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा। और यहाँ पर जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है यहाँ पर आपको इसका लिंक मिल जाता है और यहाँ से सभी लोग ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, और ये आपका देखिए, आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए, जो अभी क्लास चल रहा है इसका अगर पीडीएफ चाहिए, बहुत सारे लोग पीडीएफ लेना चाह रहे हैं, तो आपको इस नंबर पर 351 रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा। जी हाँ, आपको सिर्फ एक बार 351 का पेमेंट करना है। उसके बाद जब तक आपकी एग्ज़ाम न हो जाए, यानी कि 31 मई और आपका 25 जून, ये अभी एग्ज़ाम का डेट दिया गया है, ये आपको बढ़ भी सकता है ना। तो जब तक एग्ज़ाम ना हो तब तक आपकी क्लास चलते रहेगी और आपको पीडीएफ भी मिलता रहेगा, वीडियो मिलता रहेगा और इसके अलावा बहुत सारा आपको नोट्स भी आपको ग्रुप में प्रोवाइड कराया जाता है। जी हाँ, तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं दोस्तों तो इस नंबर पे आपको फ़ोनपे, गूगल पे या फिर आपको जो भी आप करना चाहे आप उस पर कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका है व्हाट्सएप नंबर 7857824310। ठीक है, और जो गूगल पे का नंबर है, फ़ोनपे का नंबर है, वो भी आपका यही है 7857824310। जो लोग भी अगर इसमें जुड़ना चाहते हैं तो पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और हमारे इसी नंबर व्हाट्सएप पर आपको भेज देना है, जहां आपको ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा और सारा नोट्स पीडीएफ आपको वहां पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। पीछे वाला भी और आगे वाला भी आपको मिलते रहेगा। ये हमारा कैरियर परिवार हमारा चैनल है दोस्तों, तो इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाला जो वीडियो है उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, हाँ एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग। और आगे का प्रोसेस देखते हैं। आज का पहला सवाल प्रश्न है, ये करंट अफेयर का प्रश्न है कि भारत सरकार ने किस देश से भारतीयों को निकालने हेतु ऑपरेशन गंगा मिशन चलाया था। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। ऑपरेशन गंगा, देखिए ऑपरेशन गंगा जो एक ऑपरेशन चलाया गया था, यानी कि जो रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा था ना, युद्ध जो चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच, वहाँ जो भारतीय लोग फंसे हुए हैं तो उसी के लिए भारत सरकार के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया और वहाँ जो भारतीय लोग फंसे हुए थे उनको बाहर अपने देश लाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम दिया गया ऑपरेशन गंगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, आंसर नंबर डी। ठीक है, किस देश से, तो यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा मिशन चलाया गया था। सभी लोग अपना अपना कमेंट नीचे कमेंट में आपको करते चलिएगा। ठीक है, हाँ। दूसरा नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न मैंने कई बार आप लोग को बता चुका हूँ कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है, नेशनल साइंस डे, किस दिन मनाया जाता है। तो ऑप्शन आप देख रहे हैं 10, 12, 28 और 30। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्यों मनाया जाता है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, क्यों मनाया जाता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैं इसका जवाब आपको बहुत बार 2-3 बार आपको सेट में करवाया जा चुका है, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बार बार। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है कि किस राज्य की कैबिनेट ने ई कचरे का निपटान करने हेतु देश में पहले ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी प्रदान किया है। जी हाँ, ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी प्रदान किया है और वो किस राज्य की कैबिनेट ने पास किया है दोस्तों, तो बिहार, पंजाब, दिल्ली या फिर तमिलनाडु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड का जो आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर, आंसर नंबर सी, यानी कि दिल्ली राज्य की कैबिनेट ने ई कचरे का निपटाना करने के लिए ई वेस्ट इको पार्क को मंजूरी दिया है। आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, दिल्ली सरकार ने। ठीक है, क्योंकि ये पहला है तो आपको जो पहला होता है वो आपको क्वेश्चन में एग्जाम में ज़्यादा करके पूछा जाता है। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर की, किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च किया। जी हाँ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ये ट्रेन है और ये लॉन्च किया गया है दोस्तों नेपाल नहीं, जापान के द्वारा, है ना, नेपाल नहीं, जापान सरकार के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर 4 का डी हो जाएगा आपका, ठीक है, याद रखिएगा डी हो जाएगा। देखिए इसका जो एक ही लक्ष्य है, यानी कि जो हाइड्रोजन ट्रेन चला है, इसका एक ही लक्ष्य है कि जो कार्बन को जितना से ज़्यादा कम करना है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे वातावरण में फैल रहा है उसको क्या करना है, हमको कम करना है। इसका एक ही इसका एक लक्ष्य है आपका, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, जापान हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन लॉन्च किया है। अगला है आपका 5 नंबर की भारत की यूपीआई प्रणाली, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? जी हाँ, यूपीआई, भारतीय यूपीआई को अपनाने वाला जो पहला देश बन गया है वो बन गया है आपका नेपाल, ठीक है। कौन बन गया है आपका? तो वो है दोस्तों नेपाल, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI ने कहा कि नेपाल जो है वो भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बन गया है। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, ठीक है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए जितने लोग देख रहे हैं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर प्रश्न की दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में निम्न में से किसे बेस्ट फिल्म अवार्ड प्रदान किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो दिया गया है वो दिया गया है, किसको दिया गया है? चलिए बताइए सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना कमेंट करते चलिएगा। 6 का आंसर क्या होगा? 6 का हो जाएगा दोस्तों आपको शेरशाह को दिया गया ना, शेरशाह जो मूवी आया था उसी को दिया गया दादा साहेब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022, ठीक है, ये बेस्ट फिल्म अवार्ड। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर, कह रहा है कि निम्न में से कौन प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? जी हाँ, प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय जो कंपनी कौन बनी है? ऑप्शन देख लीजिए, डाबर इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आदित्य बिरला समूह या फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम। 7 का क्या होगा दोस्तों? तो 7 का हो जाएगा आपका डाबर इंडिया, है ना। डाबर इंडिया जो है प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। तो 7 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला चलते हैं आपका 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रपति एर्दोगन ने, है ना, राष्ट्रपति एर्दोगन ने तुर्की देश का नाम बदल करके क्या कर दिया? जी हाँ, तुर्की का नाम यहाँ पर बदला गया है। ऑप्शन देख लीजिए, तुर्किश, तुर्किम, तुर्किये या फिर तुर्किन। तो नाम जो बदल करके किया गया है वो तुर्किये कर दिया गया है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सभी लोग अपना अपना कमेंट जरूर करते चलिएगा नीचे, क्योंकि कमेंट करने से ना आप ही लोगों को याद हो जाएगा ना, उसका रिवीजन हो जाएगा, है ना। कमेंट करने से थोड़ा सा याद हो जाता है, ठीक है। चलिए 9 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से कौन सा वो केंद्र शासित प्रदेश जो है वो राष्ट्रीय एकल खिलाड़ी प्रणाली यानी कि सिस्टम लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया, यानी कि सिंगल विंडो क्लियरेंस केंद्र शासित प्रदेश पूछा जा रहा है। सॉरी, इसको थोड़ा सा, हाँ, वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली, सॉरी खिलाड़ी नहीं, खिड़की प्रणाली यानी कि सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो वो कौन सा राज्य है दोस्तों? 9 का हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा, आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि जम्मू कश्मीर जो है दोस्तों वो राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ जुड़ने वाला देश का पहला केंद्र शासित राज्य बन गया है। नेक्स्ट चलते हैं आपका प्रश्न नंबर 10 नंबर कह रहा है कि 1000 वनडे मैच खेलने वाली विश्व की पहली टीम निम्न में से कौन सी बन गई? वेरी इंपॉर्टेंट छपने वाला प्रश्न है। वो कौन सा टीम है जो 1000 वनडे मैच खेलने वाला बन गया है? विश्व की पहली टीम बन गई है। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो क्या होगा? देखिए क्या होगा इसका आंसर जो हो जाएगा आपका आंसर नंबर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, यानी कि भारत, है ना। आंसर नंबर हो जाएगा आपका भारत, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न कह रहा है कि सरकार ने बजट सत्र 21-22 में क्रिप्टो करेंसी पर होने वाली आय पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा किया है? जी हाँ, क्रिप्टो करेंसी पर होने वाली आय पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाने की घोषणा किया है? तो अभी ये क्रिप्टो करेंसी जो है काफ़ी चर्चा में था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 30%, है ना। उस पर कितना टैक्स लगाया जाएगा? तो 30% टैक्स लगाया जाएगा। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर प्रश्न।
प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में देश का पहला जूलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये देश का पहला है जूलॉजिकल पार्क, और बनाने की घोषणा जो कहाँ की गई है, ऑप्शन है बिहार, झारखंड, तमिलनाडु या फिर मध्य प्रदेश। तो क्या हो जाएगा, तो ये किया गया है आपको मध्य प्रदेश में, है ना। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान यानी कि जूलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश के जबलपुर में, है ना, मध्य प्रदेश के जबलपुर में ये बनाया जाएगा। और जबलपुर के लम्हेटा में, ये भी याद रखिएगा, जबलपुर के लम्हेटा जगह है, वहीं पर बनाया जाएगा। ये लम्हेटा याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है क्योंकि ये भारत देश का पहला है आपका, है ना। चलिए नेक्स्ट आपका है प्रश्न नंबर 13 प्रश्न कह रहा है कि 16 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क का भार लगभग कितना हो जाता है। जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बताइए 16 वर्ष की आयु तक जो बच्चे होते हैं उसके मस्तिष्क का भार जो है वो कितना हो जाता है। कई बार इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन है 750 ग्राम से लेकर के 900 ग्राम, 200 ग्राम से लेकर के 400 ग्राम, 1000 से लेकर के 1200 या फिर 800 ग्राम से लेकर के 1000 ग्राम। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 16 साल के बच्चे का, है ना। तो 16 आपका प्रश्न नंबर है आपका 13, हाँ 13 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, बिल्कुल सही है सभी लोगों का। 1000 ग्राम से लेकर के 1200 ग्राम तक वजन हो जाता है आपका, ठीक है, मस्तिष्क का। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका 14 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास की सही विशेषता नहीं है। जी हाँ, नहीं यहाँ पर पूछ रहा है, विकास की सही विशेषता नहीं है। ऑप्शन कह रहा था कि विकास में परिवर्तन होता है, प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है, विकासात्मक पैटर्न अपूर्वानुमेय होते हैं, या विकास में वैयक्तिक भिन्नता होती है। कौन सा यहाँ विकास की सही विशेषता नहीं बता रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि विकास पैटर्न जो है अपूर्वानुमेय होता है। ये आपका बिल्कुल ही गलत है, बाकी तीनों आपका सही है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका, ठीक है, 14 का सी हो जाएगा। यानी कि विकास गतिशील एवं क्या होता है, परिवर्तनशील माना जाता है, ठीक है। प्रारंभिक विकास जो होता है वो परवर्ती विकास की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण एवं प्रभावी होता है आपका, ठीक है। और विकास जो है सामान्य से विशेष की ओर होता है, ये भी चीज़ ध्यान रखना है। इसका जो सी नंबर ऑप्शन है ये आपका गलत है। नेक्स्ट चलते हैं आपका 15 नंबर प्रश्न है कि रोरसा स्याही धब्बा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड उपयोग में लिए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। रोरसा स्याही धब्बा और कितने कार्ड उपयोग में लिए जाते हैं दोस्तों, तो 15 का आंसर हो जाएगा 10 कार्ड, है ना। 10 कार्ड को उपयोग में लिया जाता है आपका, है ना, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण में, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण किसने किया था, है ना, किसने प्रतिपादित किया था ये आपका परीक्षण। ये क्वेश्चन मैं पीछे बता चुका हूँ आपको कई बार, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण के बारे में आपको बताना है कि ये किसने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 16 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चे में सामान्य रूप से नहीं होता है। देखिए नहीं वाला प्रश्न जो होता है ना, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि नहीं यहाँ पर छुपा रहता है, और यही छुपा रहता है आपको बाद में जाकर के बहुत घातक पहुँचाता है, ठीक है। तो वो कौन सी विशेषता है जो मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चे में नहीं होता है। ऑप्शन है विलंबित प्रतिक्रिया, सामाजिक बुद्धि में कमी, या विकासात्मक माइलस्टोन में विलंब, या फिर याद करने की क्षमता। तो 16 का आंसर हो जाएगा दोस्तों याद करने की क्षमता जो है ये सामान्य रूप से नहीं होता है मानसिक रूप से जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, ठीक है। यानी कि जो मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चे में सामान्य रूप से याद करने की क्षमता नहीं होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका बहुसंवेदी उपागम का अर्थ क्या है। जी हाँ, बहुसंवेदी उपागम का अर्थ क्या है। ऑप्शन कह रहा है कि दृश्य श्रव्य माध्यम का प्रयोग, या बी है विभिन्न संवेदी माध्यमों का प्रयोग, या स्पर्श माध्यम का प्रयोग, या फिर गति बोध माध्यम का प्रयोग। तो बहुसंवेदी उपागम का जो अर्थ होता है वो होता है आपको दोस्तों विभिन्न संवेदी माध्यमों का प्रयोग। यानी कि बहुसंवेदी उपागम जो होता है ये बहुउद्देशीय शिक्षण का अर्थ विभिन्न संवेदी माध्यमों के प्रयोग से होता है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका। अगला चलते हैं आपका प्रश्न नंबर 18, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दृश्य बिंब एवं प्रतिरूप निर्माण का कौशल कहलाता है। जी हाँ, दृश्य बिंब एवं प्रतिरूप निर्माण का कौशल क्या कहलाता है। ऑप्शन कह रहा है कि देशिक बुद्धि, या फिर तार्किक बुद्धि, गतिबोध बुद्धि, या फिर अंतर्वैयक्तिक बुद्धि।
तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दोस्तों देशिक बुद्धि, यानी कि स्थानिक बुद्धि, है ना। दृश्य, बिंब एवं प्रतिरूप निर्माण का जो कौशल है वो देशिक बुद्धि कहलाता है, यानी कि स्थानिक बुद्धि कहलाता है। आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 19। देखिए सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जितने लोग देख रहे हैं। डेली जो आपकी क्लास होती है वो रात में 9 बजे से होती है ना। देखिए अभी तक जो लोग भी हमसे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, देखिए क्योंकि कुछ दिन के बाद ये आपको यूट्यूब पर आना बंद हो जाएगा। जो लोग एडमिशन लेंगे उन्हीं को आपको यूट्यूब पर मिल पाएगा। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग हमसे जुड़ जाइए। ये नंबर है आपका 7857824310। तो इस पर आप कमेंट करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए और उन्हीं लोग को इसका क्लास मिल सकता है कुछ दिन के बाद, है ना। कुछ दिन अभी ये फ्री है, उसके बाद यूट्यूब पर भी आपको ये चार्ज लगेगा आपका। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके हमसे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली जो क्लास होता है उसका लिंक आपको मिलते रहेगा। चलिए 19 नंबर हम प्रश्न देखते हैं कि वे लोग जिनका IQ 90 से लेकर के 109 रेंज के मध्य होता है उनकी क्या होती है। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जिनकी जो IQ है ना, जो IQ यानी कि बुद्धि लब्धि जो होता है वो 90 से लेकर के अगर 109 के बीच में है तो वो किस प्रकार के बालक होंगे? तो वो होते हैं दोस्तों सामान्य बुद्धि के बालक, है ना। वो सामान्य से उच्च बुद्धि के बालक इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन कई बार आपको एग्जाम में पूछा गया है, यानी कि सामान्य से उच्च बुद्धि तक, उच्च बुद्धि के बालक जो होते हैं उसकी बुद्धि लब्धि कितना होता है? तो 90 से लेकर के 109, या फिर कभी कभी ऑप्शन में 110 भी आपको दे सकता है, तो गड़बड़ाना नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संज्ञानात्मक कौशल क्या है? संज्ञानात्मक कौशल क्या है? तो ऑप्शन कह रहा है संवेगों को नियंत्रित करने का कौशल, बी है कि दूसरों की सहायता करने की इच्छा शक्ति, या सी है आलोचनात्मक चिंतन में संलिप्तता, या सुनने की क्षमता एवं तदनुभूति। जी हाँ, तो संज्ञानात्मक कौशल किसको कहेंगे? तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, यानी संवेगों को नियंत्रित करने का कौशल। संवेगात्मक कौशल का मतलब क्या हुआ? संवेग को नियंत्रित करने का कौशल, अर्थात संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत इस बात की विवेचना की जाती है कि व्यक्तियों में स्वयं के प्रति तथा अपने वातावरण के प्रति विवेक किस प्रकार का विकसित होता है तथा वे अपने वातावरण के परिप्रेक्ष्य में कैसे कार्य करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 21 नंबर। 21 कह रहा है कि स्मृति स्तर के सीखने में अंतर्निहित 4 प्रक्रियाओं का क्रम कौन कौन से हैं? जी हाँ, तो स्मृति स्तर के सीखने में अंतर्निहित जो 4 प्रक्रियाएं हैं वो क्रम कौन कौन से हैं ये आपको पूछा गया है। तो ये जो क्रम है दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा? सबसे पहले होता है प्रत्यक्षीकरण, फिर होता है पहचान, फिर होता है धारण, फिर होता है प्रत्यास्मरण। तो ये आपको क्रम आप याद रखिएगा, स्मृति स्तर के सीखने में अंतर्निहित 4 प्रक्रिया। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये चारों क्रम को आप ध्यान में रखना है, आपको पूछ सकता है। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो गया आपका आंसर नंबर ए हो। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 22 नंबर। कह रहा है कि शिक्षार्थी से संबंधित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? शिक्षार्थी से संबंधित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो वो जो कारक हैं कौन कौन से हैं? ऑप्शन कह रहा है कि आयु एवं परिपक्वता, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, अभिप्रेरणा का स्तर एवं इच्छा शक्ति, या फिर उपयुक्त सभी। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। आयु एवं परिपक्वता भी इसका कारण होता है, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य भी होता है, अभिप्रेरणा का स्तर भी होता है, इच्छा शक्ति भी होता है। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 23 नंबर प्रश्न। 23 कह रहा है कि यदि पाठ्य सामग्री अथवा सिखाए जाने वाली क्रिया का बच्चों के जीवन से कोई संबंध नहीं होता तो क्या होता? जी हाँ, कह रहा है कि यदि पाठ्य सामग्री या सिखाए जाने वाली जो क्रिया है वो बच्चों के जीवन से कोई संबंध नहीं होता तो क्या होता? ऑप्शन कह रहा है कि बच्चे सीखने में रुचि नहीं लेते, या कह रहा है कि उन्हें सीखने में कठिनाई होती, या फिर दोनों होता, या फिर कोई नहीं होता। तो 23 का क्या हो जाएगा? दोनों होता दोस्तों, यानी कि बच्चे के सीखने में रुचि नहीं लेते हैं या फिर उन्हें सीखने में कठिनाई होती है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए और बी दोनों, यानी कि आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका। ठीक है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि यदि पाठ्य सामग्री अथवा सिखाए जाने वाली क्रिया का बच्चों के जीवन से कोई संबंध नहीं होता तो बच्चे सीखने में रुचि नहीं लेंगे तथा उन्हें सीखने में क्या होगी? कठिनाई होती है। और यदि बालक के विद्यार्थी का परिवेश अच्छे माहौल में हो और पारिवारिक माहौल अगर सकारात्मक हो तो निरंतर अभ्यास करने की इच्छा शक्ति और अभिरुचि एवं जिज्ञासा में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो शिक्षार्थी में सीखने की प्रवृत्ति क्या होगी? तीव्र होगी और अच्छी होती है।
ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, आपका 24 नंबर। 24 कह रहा था कि ब्लू प्रिंट एवं त्रिआयामी चार्ट है जिसमें अधिभार दिया जाता है। जी हाँ, तो ब्लू प्रिंट क्या होता है दोस्तों, एवं त्रिआयामी चार्ट जिसमें अधिभार दिया जाता है आकलन के उद्देश्यों को या फिर विषय क्षेत्रों को या प्रश्नों के प्रकार को। कौन सा इसमें सही है, 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3 या 1, 2, 3? क्या होगा? 24 का हो जाएगा दोस्तों 2 और 3 इसमें बिल्कुल सही है। आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, यानी कि ब्लू प्रिंट एक त्रिआयामी चार्ट है जिसमें अधिभार विषय क्षेत्रों को व प्रश्नों को प्रकार को दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आपका 25 नंबर। 25 प्रश्न कर रहा था सीखने के प्रतिफल हैं। जी हाँ, सीखने के प्रतिफल क्या हैं? सीखने के उपकरण या फिर सीखने की विधियां, आकलन का मानक या फिर अधिगम के प्रकार। तो सीखने के जो प्रतिफल है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? आकलन के मानक हो जाएगा, है ना। आकलन के मानक, यानी कि आकलन का मानक जो है वो सीखने का क्या है? प्रतिफल है। बालक आकलन के आधार पर ही सीखने का निरंतर प्रयास करता है ना। और सीखना क्या है? एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलते रहता है ना। सीखना क्या है? बचपन से जब से बच्चे जन्म लेते हैं जब तक वो मरते नहीं है ना, तो मतलब जीवन में पूरी अब जिंदगी आप कुछ ना कुछ हमेशा सीखते रहते हैं, जिसके द्वारा हम कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं या जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में क्या होता है? तो परिवर्तन होता है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है आपका 26 नंबर। कह रहा है कि सृजनवादी दृष्टिकोण से सीखना क्या है? जी हाँ, सृजनवादी दृष्टिकोण से सीखना क्या है? तो ऑप्शन है सीखना एक सक्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया नहीं है, या विद्यार्थियों को हमेशा पाठ्य पुस्तक से सीखने के लिए मार्गदर्शन एवं सहायता की आवश्यकता होती है, या सीखना एक सक्रिय एवं अर्थपूर्ण प्रक्रिया है, या सीखना आत्म केंद्रीय प्रक्रिया है। 26 का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि सीखना एक सक्रिय और अर्थपूर्ण प्रक्रिया होती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, यानी कि सृजनवादी दृष्टिकोण से सीखना क्या है? एक सक्रिय और अर्थपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर 27। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि जो पेडागोजी का है थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, बड़े बड़े प्रश्न रहते हैं, ऑप्शन बड़े बड़े रहते हैं, है ना, तो उसको समझना पड़ता है। ठीक है, तो लगभग आज का जो क्लास होगा वो 1.25 से 1.5 घंटे का होने वाला है। कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति का नैसर्गिक या स्वाभाविक दशा में घटित होने वाली तात्क्षणिक व्यवहार परक घटनाओं का व्यवस्थित, संगठित तथा वस्तुनिष्ठ ढंग से अभिलेख किस मनोवैज्ञानिक विधि में तैयार किया जाता है? तो ऑप्शन कह रहा है कि परीक्षण या फिर आत्म प्रतिवेदन या फिर व्यक्ति अध्ययन या फिर साक्षात्कार। तो किस में इसको तैयार किया जाता है दोस्तों? किस मनोवैज्ञानिक विधि में तैयार किया जाता है? तो 27 का हो जाएगा आपको परीक्षण, है ना। आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर, है ना। परीक्षण जो शब्द का प्रयोग किया गया था वो सबसे पहले किया गया था दोस्तों वो सिगमंड फ्रायड के द्वारा, एक मनोवैज्ञानिक से, है ना, जिसका नाम था सिगमंड फ्रायड। और इन्होंने 1849 ईस्वी में, है ना, 1849 में सबसे पहले इन्होंने इसका प्रयोग किया था, परीक्षण शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम चलते हैं, आपका 28 नंबर। कह रहा है कि किस प्रकार की अधिगम प्रक्रिया में सामान्यतः प्रयोज्य निष्क्रिय होता है? जी हाँ, तो किस अधिगम प्रक्रिया में दोस्तों किस अधिगम प्रक्रिया में सामान्यतः प्रयोज्य क्या होता है? तो निष्क्रिय होता है। ऑप्शन कह रहा है कि शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत या फिर संज्ञानात्मक अनुबंधन या फिर साधनात्मक अनुबंधन। तो 28 का क्या हो जाएगा आपका? 28 का हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन, है ना। शास्त्रीय अनुबंधन की अधिगम प्रक्रिया में सामान्यतः प्रयोज्य जो होता है वो निष्क्रिय होता है। और पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, ये आप याद रखिएगा। किसने दिया था शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत? तो पावलोव महोदय के द्वारा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको पूछा गया है कि किसने दिया था। ठीक है, और इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम में उद्दीपन और अनुक्रिया के मध्य साहचर्य स्थापित होता है। आप पढ़े होंगे, अगर आप बीएड किए होंगे, डीएलएड किए होंगे, तो उसमें आपको इस चीज़ को पढ़ाया गया है ना। ठीक है, पावलोव जो प्रयोग किया था दोस्तों एक कुत्ता पर प्रयोग किया था ना। ये भी कुछ पूछा जाता है कि पावलोव किस पर प्रयोग किया था? तो एक कुत्ते पर प्रयोग इन्होंने किया था, ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 29 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण हेतु मल्टी सेंसरी अप्रोच का प्रयोग किया जाना चाहिए।
देखिए हमारे यहाँ जो क्लास हो रहा है ना पूरे सिलसिलेवार ढंग से हो रहा है, यहाँ की 75 प्रश्न और 75 प्रश्नों का सिलेबस यहाँ पर पूरे आपको कवर किया जा रहा है। ठीक है, पूरे ऐसा नहीं कि जहाँ तहाँ से आपको किया जा रहा है ना, जो भी आपका सिलेबस में है उसी से आपको यहाँ पर क्वेश्चन लाया गया है और यहाँ पर 75-75 करके आपको सारा कंप्लीट किया गया है। आज जो है ये 36वां टेस्ट आपका चल रहा है दोस्तों। इसके पहले 35 टेस्ट आपको कराया जा चुका है, नहीं देखे हैं ना तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप संपर्क कीजिए, वहाँ पर आपको सारा टेस्ट मिल जाएगा, है ना। और वहाँ पर आपको 351 रुपये का पेमेंट करना है और सारा टेस्ट आपको मिल जाएगा, उसका PDF मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा, सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। 29 नंबर प्रश्न हम लेकर के चलते हैं। कह रहा है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में शिक्षण हेतु मल्टी सेंसरी अप्रोच का प्रयोग किया जाना चाहिए। मल्टी सेंसरी अप्रोच से क्या तात्पर्य है? जी हाँ, बताइए। जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उसके शिक्षण के लिए मल्टी सेंसरी अप्रोच का प्रयोग किया जाना चाहिए। मल्टी सेंसरी अप्रोच क्या होता है ना? तो ये क्या होता है? तो ये होता है आपको दृश्य, श्रवण, गंध और स्पर्श, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका A नंबर। यानी कि जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उसके शिक्षण के लिए मल्टी सेंसरी अप्रोच दृश्य यानी श्रव्य, गंध और स्पर्श का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर A हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं वो इन अप्रोचों के माध्यम से आसानी से अधिगम करने में वो सक्षम हो जाते हैं ना, अच्छे तरीके से उनको समझाया जा सकता है और इससे उनके संज्ञानात्मक विकास में क्या है, संज्ञानात्मक ज्ञान में क्या होता है तो वृद्धि होता है और वे आसानी से किसी भी आभासी ज्ञान को समझ लेते हैं। ठीक है, इसके माध्यम से। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 30 नंबर। 30 नंबर कह रहा है कि जब परीक्षाएं समीप हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? जी हाँ, जब परीक्षाएं काफ़ी नज़दीक आ जाती है ना, तो बच्चे काफ़ी हड़बड़ा जाते हैं कि 10 दिन के बाद एग्ज़ाम है ना, 2 दिन के बाद एग्ज़ाम है। आप हड़बड़ा रहे हैं, है कि नहीं? आपकी जो एग्ज़ाम है तो आप हड़बड़ा रहे हैं तो बच्चे तो हड़बड़ाएंगे ही, है ना। तो बच्चे क्या होते हैं, हड़बड़ा जाते हैं, तो उसको क्या करना चाहिए? जी हाँ, जब एग्ज़ाम क्या हो, नज़दीक हो, तो ऑप्शन कह रहा था, ऑप्शन कह रहा है दोस्तों कि कोर्स पूरा करने के लिए शिक्षार्थी को घर बुलाना चाहिए, विद्यार्थी को स्वयं कोर्स पूरा करने के लिए कहना चाहिए, या विद्यालय में कोर्स पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना चाहिए, या कुछ चयनित प्रश्नों को हल करना चाहिए। जी हाँ, जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट आंसर है वो हो जाएगा आपका C नंबर, यानी कि विद्यार्थियों को कोर्स पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय देना चाहिए, जिससे वो क्या हो, मतलब कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस वो उसके अंदर जाग सके, है ना। आपके अंदर देख रहे हैं कि धीरे धीरे कॉन्फिडेंस जगेगा कैसे, जब आपको अतिरिक्त समय मिलेगा, है ना। एग्जाम आपके पास काफ़ी नज़दीक आ रहा है, आप दिन भर स्कूल में बिजी रहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि जब परीक्षाएं समीप हो तो शिक्षक को विद्यालय में कोर्स पूरा करने हेतु अतिरिक्त समय देना चाहिए, ताकि समय रहते कोर्स को पूरा किया जा सके और इससे विद्यार्थी की परेशानी क्या हो जाएगी तो दूर हो जाती है और साथ ही परीक्षा में अच्छे अंक आने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट है आपका 31 नंबर। 31 कह रहा है कि अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे कैसे होते हैं? जी हाँ, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे यानी कि कुछ भी नहीं सीख सकते, या अधिगम के कुछ पक्षों के संघर्ष करते हैं, या बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं। तो अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे कैसे होंगे दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका A नंबर, यानी कि कुछ भी नहीं सीख सकते। यानी कि माध्यमिक विद्यालय की कक्षा हेतु यह आवश्यक है कि शिक्षक की भूमिका आंसर नंबर, इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर A हो जाएगा, यानी कि जो अधिगम निर्योग्य वाले जो बच्चे हैं वो कुछ भी नहीं सीख सकते, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर A हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर 32 नंबर। बत्तीस कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम या उचित वर्णन करता है? जी हाँ, तो कौन सा एक ऑप्शन जो है वो माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षक की भूमिका का सर्वोच्च और उचित वर्णन करता है? ऑप्शन कह रहा है दोस्तों चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना, या B है कि प्रथम स्थान के लिए शिक्षार्थियों को आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए बढ़ावा देना, या बहुप्रेक्ष्य को निरुत्साहित करना तथा एक आयामी परिप्रेक्ष्य पर केंद्रीभूत होना, या फिर D कह रहा है कि व्याख्यान देने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करना। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? इस नंबर A हो जाएगा, यानी कि चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, यानी कि शिक्षक की भूमिका जो है चर्चाओं के अवसर उपलब्ध कराने की होती है। अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर प्रश्न। कह रहा है कि रूही, है ना, एक बच्ची है और ये कह रहा है कि रूही जो है हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है और काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। काफ़ी समाधान जो होते हैं मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? जी हाँ, रूही कह रहा है कि हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है और काफ़ी समाधान के मौलिक होते हैं। तो रूही किन गुणों का प्रदर्शित कर रही है? तो रूही जो है दोस्तों ये सृजनात्मक विचार
को प्रदर्शित कर रही है। आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि रूही जो है वो सृजनात्मक विचारक गुणों को प्रदर्शित कर रही है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका प्रश्न नंबर है 34 नंबर। कह रहा है कि पठन वैफल्य बच्चों में प्राथमिक लक्षण क्या है। देखिए, पठन वैफल्य का मतलब क्या होता है, डिसलेक्सिया होता है ना। देखिए यहाँ पर हिंदी में मतलब लिख दिया है आपको, तो इसका आंसर मतलब होता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जैसे ही आपको देगा तो आप समझ जाइएगा, है ना। लेकिन आप वो पठन वैफल्य बोल दिया तो आप मतलब दिमाग घूम रहा है ना, डिसलेक्सिया। ठीक है, ठीक है। तो ये है आपका डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में क्या होता है ना कि बच्चे जो होता हैं वो आपको पढ़ने में उनको काफ़ी कठिनाई होता है ना, उल्टा पढ़ लेते हैं वो। ठीक है, तो शब्द को पढ़ने में और बोलने में उनको क्या होता है, कठिनाई होता है। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 34 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता होती है उनमें। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला है आपका 35 नंबर। ठीक है, तो देखिए 34 जो है ना, एक तो डिसलेक्सिया भी आपको बताए, है ना, डिसलेक्सिया। एक होता है डिस्ग्राफिया, है ना। डिस्ग्राफिया में क्या होता है कि बच्चों को लिखने में कठिनाई होता है। ठीक है, डिस्ग्राफिया में क्या होता है, लिखने में कठिनाई होता है, दिक्कत होता है। एक होता है आपको डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया किस लिए संबंधित है, तो गणित से संबंधित है ना, तो ये गणित से संबंधित है आपका डिसकैलकुलिया। तो ये 3-4 ठो है, आपको बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित अवधि में से किस में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति घटित होता है। जी हाँ, किस अवधि में दोस्तों शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र घटित होता है ना, तेजी से होता है। ऑप्शन है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था, किशोरावस्था एवं वयस्कावस्था। तो 35 का क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, यानी कि शैशवावस्था और प्रारंभिक जो बाल्यावस्था है इसमें शारीरिक वृद्धि और विकास जो है तीव्र गति से घटित होती है। ठीक है, याद रखिएगा। और यह जो अवस्था होता है प्रथम 3 वर्षों तक होती है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 36 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। जी हाँ, द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण कौन सा है। ऑप्शन है कि परिवार एवं पास पड़ोस, परिवार एवं मीडिया, विद्यालय एवं मीडिया, मीडिया एवं पास पड़ोस। तो 36 का क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा, यानी कि विद्यालय एवं जो मीडिया है ये आपको द्वितीय समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। यानी कि समाजीकरण किसको कहेंगे, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य क्या होता है, तो समाज के भीतर विभिन्न प्रकार के व्यवहार, रीति रिवाज, गतिविधियां को सीखता है ना। और तो ये चीज़ इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न चलते हैं, आपका नेक्स्ट है आपका 37 नंबर का है कि निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। किसके द्वारा, तो नैतिक लॉरेंस कोहलबर्ग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने प्रश्न है ना आपको मतलब कि यहाँ से मान के चलिए कि 5 प्रश्न फिक्स है, 5 प्रश्न फिक्स है कि आपको पूछा ही जाएगा। हर एक सेट से अगर आप 5 प्रश्न ले लेते हैं तो आपका लगभग सारा कंप्लीट है, 100% सिलेबस। ठीक है, तो कह रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था कौन सी है। ऑप्शन है कि सुप्ति अवस्था, या फिर सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, या फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो 37 का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर हो जाएगा बी, यानी कि सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत को अवस्था सिद्धांत भी इसको कहा जाता है, यानी कि स्टेज थ्योरी भी इसको कहते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत को। ये चीज़ आप याद रखिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका दोस्तों। प्रश्न नंबर है आपका 38 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली होती है। जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए कह रहा है कौन सी जो पद्धति है वो प्रभावशाली होगी। ऑप्शन कह रहा है कि जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, या जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, या जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, या जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो 38 का क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, है ना। और जो ये जो किया गया है वो जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार, नहीं जीन पियाजे ये नहीं है ना, इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, है ना। जीन पियाजे इसके अनुसार नहीं, ये आपका गलत दिमाग से निकल गया था, है ना। इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए तो बच्चों के जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना चाहिए। अगला प्रश्न है, देखते हैं आपका 39 नंबर। चलिए इसका जवाब दीजिए आप लोग, है ना। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित व्यवहारों में से
कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता को दर्शाता है? जी हाँ, जीन पियाजे का मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, जीन पियाजे के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है। ऑप्शन कह रहा है कि परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, या फिर साध्यात्मक विचार, या फिर संरक्षण कक्षा समावेशन, या फिर स्थगित अनुकरण पदार्थ स्थायित्व। डी कह रहा है कि प्रतीकात्मक खेल विचारों की अनुत्क्रमणीयता, है ना। तो 39 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी हो जाएगा, यानी कि संरक्षण का समावेशन। ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार दोस्तों, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था होती है, जो 7 वर्ष से प्रारंभ होकर के 12 वर्ष तक के ये चलते हैं। आपको मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इसका एज क्या होता है ना। तो 7 से लेकर के 12 वर्ष तक को उम्र को कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? जी हाँ, शिक्षण की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? ऑप्शन कह रहा है कि आराम के लिए जगह बनाना, और जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं, या फिर कह रहा है कि कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है, या एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए, या फिर डी कह रहा है दोस्तों कि पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए। जी हाँ, तो कौन सा वो शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन कर रहा है? तो 40 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, यानी कि आराम के लिए जगह बनाना, जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 41 नंबर, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, है ना। NCF 2005 ने अपनी समझ खाली स्थान भरना है से प्राप्त किया, यानी कि ये किससे प्राप्त किया है? ऑप्शन है संज्ञानात्मक सिद्धांत, मानवतावाद, व्यवहारवाद, या रचनावाद। 41 का हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर डी, यानी कि रचनावाद से प्राप्त किया है ना। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क जो है, रूपरेखा जो 2005 का है, उसने अपनी समझ जो है रचनावाद से प्राप्त किया है। रचनावाद जो होता है ना, एक अवलोकन और वैज्ञानिक सिद्धांत है जो बताता है कि बच्चों का अधिगम किस प्रकार से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 42 नंबर, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? जी हाँ, बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त यहाँ पर कौन सा है? अधिगम में सुधार करने के लिए कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन कह रहा था कि शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए, या नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए, या शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए, या फिर कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। तो अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त क्या होगा? 42 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, यानी कि शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। यानी आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए कोई भी जब खास करके जब DLED या फिर BEd, यानी कि इसको पेडागोजी हम कहेंगे, है ना, जो अगर पेडागोजी का सवाल अगर आप बना रहे हैं तो चारों ऑप्शन को ना एक बार 2 बार जरूर पढ़िएगा। आप सामान्य अध्ययन पढ़ के निकल जाते हैं, है ना, क्योंकि सामान्य अध्ययन आपके आसपास हमेशा घूमते रहता है, लेकिन इस चीज़ों को आप बार बार प्रयोग में नहीं लाते हैं, इस वजह से ये दिमाग में थोड़ा सा नहीं आता। इसलिए इसको एक बार प्रश्न को पढ़िए, 2 बार प्रश्न को पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाद आपके आराम से आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ना जरूरी है, और इसीलिए हम सेट करवा रहे हैं ताकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, तो इससे ये आपको पता चलेगा कि इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछेगा। थ्योरी पढ़िएगा ना, थ्योरी पढ़ने से आप क्वेश्चन निकालने में काफ़ी समस्या उत्पन्न हो जाता है। क्वेश्चन पढ़िएगा और क्वेश्चन के अनुसार आपको आंसर जवाब देना है, क्योंकि इसी अनुसार आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, प्रश्न कह रहा है 43 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है? जी हाँ, पूर्व संक्रियात्मक कह रहा था। ऑप्शन है अनुक्रमणीयता, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, या फिर अहम मान्यता। 43 का हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर बी, यानी कि ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं होती है। आंसर नंबर हो जाएगा बी नंबर। अगला है आपका 44 नंबर। 44 कह रहा है कि कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाता है ना? कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में, है ना, कोहल वर्ग बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको प्रश्न पूछा जा सकता है।
तो किसे माना जाता है? ऑप्शन कह रहा है कि उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। क्या बी नंबर कह रहा है कि उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। या फिर सी है कि इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। या फिर डी है कि यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। तो कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में किसे माना जाता है दोस्तों? तो 44 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, यानी कि यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। ठीक है, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत जो है वो नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। अगला प्रश्न है आपका 45 नंबर। 45 कह रहा है कि शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। जी हाँ, सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन। ठीक है, प्रश्न पे थोड़ा सा गौर दीजिएगा, है ना। सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग करता है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखिए काफ़ी बड़ा बड़ा है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में इसका प्रयोग करता है शिक्षक। ठीक है, यानी कि सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं बच्चों के प्रगति के लिए या उपलब्धि स्तर को जानने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ होगी, आंसर नंबर होगा आपका आंसर नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 46 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है। जी हाँ, कह रहा है कि जो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि, यानी जो ऐसे बच्चे हैं जो मतलब कि बहुत पिछड़े हुए इलाके से आए हुए हैं, है ना, तो उसको किस प्रकार का माहौल देना चाहिए, किस प्रकार की माहौल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करना है, या फिर उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, या फिर उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है, या फिर उनका उपयोग करता है, या उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सके, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा आपका 46 का। चलिए सभी लोग इसका जवाब दीजिए, 46 का आंसर क्या होगा? फोर्टी सिक्स का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, यानी कि उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 47 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? जी हाँ, कौन सा एक संवेग है, क्या होगा बताइए? उत्तेजना, स्मृति, डर या फिर ध्यान, इसमें कौन सा एक संवेग है? तो 47 का क्या हो जाएगा आपका? फोर्टी सेवन का हो जाएगा दोस्तों डर, यानी कि सी नंबर, है ना। जो संवेग है वो डर है। डर क्या है? एक प्रकार का संवेग है। आंसर नंबर हो जाएगा सी। अगला है आपका 48 नंबर। काफ़ी बड़ा प्रश्न है ना। प्रश्न कह रहा है कि एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है और अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या है ना। क्वेश्चन को एक बार दो बार पढ़िए कि एक शिक्षक अपनी कक्षा में बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के भौतिक गुणों को अपने शब्दों में समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है और अपने छात्रों के साथ ऐसी गतिविधि करने के पीछे शिक्षक का सबसे उचित उद्देश्य क्या होता है ना। अपने शब्द में शिक्षक समझा रहे हैं तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य यही है कि वह बच्चों को औपचारिक रूप से किसी वस्तु के भौतिक गुणों का निरीक्षण करने का अवसर देता है जो आकारों के बारे में उनकी समझ गहन बनाता है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 49 प्रश्न कह रहा है कि बाला का पूरा रूप क्या है? जी हाँ, वो बाला गाना वाला बाला नहीं है ना, बाला ओ बाला, ये दूसरा चीज़ बाला है। ठीक है, तो बाला का पूरा रूप क्या होगा? ऑप्शन कह रहा है कि ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन, या फिर मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट, या फिर अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल, या फिर अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। देखिए बाला जो मतलब होता है आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर 49 का, यानी कि अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपको बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स, यानी कि अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, है ना। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका 50 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बहुभाषिक कक्षा में
बच्चों की भाषाएं कैसी होती है। जी हाँ, बहुभाषिक कक्षा में। कह रहा है कि भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है, यह संसाधन के रूप में कार्य करती है, यह शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है, या आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है। 50 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 50 का आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए कि बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं कैसी होगी। तो आपको 50 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, यानी कि संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है ना, संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है भाषाएं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 51 नंबर। 51 प्रश्न कह रहा है कि विद्यार्थियों में संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहित देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी होगी। संप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए कौन सी विधि सबसे प्रभावी होगी? तो 51 का आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको फास्ट चलता हूँ। आंसर हो जाएगा इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। आप सभी ऑप्शन को पढ़ करके ही जवाब दीजिएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 52 नंबर की। एक बच्चा जो है खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है। जी हाँ, एक बच्चा, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा जाता है ना, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है कि एक बच्चा जो है खिड़की के सामने एक कौवे को उड़ता हुआ देखता है और कहता है कि एक पक्षी। इससे बच्चे के विचार में क्या पता चलता है ना, इससे बच्चे के विचार में क्या पता चल रहा है? ऑप्शन कह रहा है कि बच्चे की स्मृतियाँ पहले से भंडारित होती है, या बच्चों में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। बिल्कुल सही है, बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। तो 52 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर, यानी कि बी, यानी कि इसमें एक भी सही है, दो भी सही है और तीन भी सही है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम, आपका 53 नंबर, ठीक है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जितने लोग देख रहे हैं आपका। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है ना। कोई शिक्षिका कह रहा है कि अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से प्रोत्साहित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा? 53 का क्या होगा बताइए, सभी लोग इसका जवाब दीजिए। तो 53 का हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर बी, यानी कि व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद दे करके। 53 का हो जाएगा आपका बी नंबर, है ना, यानी कि बालक को उनके निर्धारित व्यक्तिगत लक्ष्य को पूरा करने एवं उनमें निपुणता लाने के लिए शिक्षक को विद्यार्थियों को आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों 54 नंबर। करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय का प्रथा है। जी हाँ, प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है, कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन ए कह रहा है कि शारीरिक दंड तो आपको देना ही नहीं है ना, शारीरिक दंड देना ही नहीं है। व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, या प्रतियोगात्मक कक्षा, या निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। तो 54 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, यानी कि व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा बी नंबर। ये जो उदाहरण है वो प्रभावी विद्यालय की प्रथा का है। नेक्स्ट है आपका 55 नंबर। कह रहा है कि भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भाषा विकास के लिए, बच्चों के भाषा विकास के लिए जो सबसे संवेदनशील समय होता है वो कौन सा होता है? तो मध्य बचपन का समय, या फिर वयस्कावस्था, या फिर प्रारंभिक बचपन का समय, या फिर जन्म पूर्व का समय। तो 55 का क्या हो जाएगा? आंसर नंबर हो जाएगा सी, यानी कि प्रारंभिक बचपन का समय, यानी कि आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी, जो होता है काफ़ी संवेदनशील समय होता है। नेक्स्ट है आपका 56, यानी कि जीन पियाजे के अनुसार। जी हाँ, बताइए जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है ना, अधिगम के लिए क्या आवश्यक है जीन पियाजे के अनुसार। ऑप्शन है कि वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, या फिर ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, या फिर शिक्षकों और माता पिता का पुनर्बलन, या फिर शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। 56 का हो जाएगा दोस्तों आपका डी नंबर, यानी कि शिक्षार्थियों द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। 56 का हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है। यानी कि जीन पियाजे के अनुसार शिक्षार्थी के द्वारा जब पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन की जाती है तो यह सीखने के व्यवहार में आता है, और बालक हमेशा जो होता है ना पर्यावरण के साथ ही व्यवहार करता है आपका। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 57 नंबर। ये भी आपको जीन पियाजे से ही है ना। प्रश्न कह रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप, यानी कि स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को किस रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन है समावेशन और अनुकूलन के रूप में, या फिर
सामान्यीकरण और संशोधन के रूप में, समावेशन और समायोजन के रूप में, समायोजन और अनुकूलन के रूप में। क्या होगा 57 का हो जाएगा दोस्तों आपका सी नंबर, यानी कि समावेशन और समायोजन के रूप में। यानी कि जीन पियाजे की जो संज्ञानात्मक अवस्था है, संज्ञानात्मक अवस्था के रूप में जब बालक स्कीमा का निर्माण करता है तो यह जो है सामान्यीकरण और समायोजन के रूप में जाना जाता है आपको। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 58 नंबर, काफ़ी बड़ा प्रश्न है आपका। 58 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है ना। एक 5 साल की लड़की है और टी शर्ट जो है उसको क्या कर रही है, मोड़ रही है ना, और अपने आप से वो बात करती है। कह रहा है कि लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। ऑप्शन कह रहा है कि जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या जो है वो बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। तो 58 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए ही हो जाएगा। यानी कि जीन पियाजे इसे क्या कहते हैं, अहम केंद्रित भाषा कहेंगे, और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों आपका 59, यानी कि लिंग है। लिंग क्या है, शारीरिक संरचना या सहज गुण या सामाजिक संरचना या फिर जैविक सत्ता। तो लिंग जो होता है वो है आपका सामाजिक संरचना। यानी कि लिंग एक क्या है, सामाजिक संरचना है जिसके अंतर्गत समाज में स्त्री पुरुष आदि का निर्धारण किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। अगला है आपका दोस्तों 60 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इसके अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होती है। कह रहा है कि अधिनायकीय होता है या फिर अनुमतिपरक होता है, सुविधादाता होता है या सत्तावादी होता है। देखिए राष्ट्रीय परिचर्चा की रूपरेखा, ये इसका नोट्स आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया गया है ना। जो लोग नहीं लिए हैं तो वो लोग आप कमेंट करके ले सकते हैं ना। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, चलिए मैं इसको पहले आंसर कर देता हूँ। 60 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको सुविधादाता के रूप में है ना, शिक्षक की भूमिका होती है आपको। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी होगा। जो लोग अगर इसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारी 7857824310 इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमसे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और वहाँ पर आपको दोस्तों 351 रुपये का पेमेंट करना होगा और उसके बाद आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहाँ आपको सारा PDF नोट्स वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आपको पेमेंट करना है इसी नंबर पर है ना। ये जो नंबर है हमारा, ये व्हाट्सएप ग्रुप का भी है और फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह सब चीज़ आपको इसी नंबर पर करना है, जहाँ आपको सारा चीज़ उपलब्ध करा दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका 61 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन किसका है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो कथन है वो किसका है, यानी कि विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। ये जो कथन है, यह कथन क्या है। तो ये जो कथन है दोस्तों, ये क्या है बताइए सभी लोग। तो ये जो कथन है दोस्तों बिल्कुल ही सही है, क्योंकि बच्चे जो हैं अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं आपका 62 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते हैं। जी हाँ, किसके अभाव में आप नहीं पढ़ सकते हैं। ऑप्शन कह रहा है कि लिपि से परिचय, 12 खड़ी से परिचय, वर्णमाला की क्रमबद्धता की ज्ञान या संयुक्ताक्षरों की पहचान। 62 का हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर ये, यानी कि लिपि का परिचय। जब तक आपको लिपि का ज्ञान नहीं होगा आप पढ़ नहीं सकते हैं। 62 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए, यानी कि पढ़ने के लिए हमें लिपि से परिचय करना अनिवार्य है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। यानी कि जो हम हिंदी लिखते हैं तो किस भाषा में पढ़ते हैं दोस्तों, किस भाषा का है वो, तो देवनागरी। किस लिपि का है, देवनागरी लिपि का हिंदी आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, और पंजाबी है आपका। चलिए पंजाबी मैं आपको बताया था कि किस लिपि का है, सभी लोग कमेंट करके बताइए पंजाबी जो भाषा है वो किस लिपि में है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 63 कि बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या होता है। तो बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है दोस्तों वो क्या होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी कि अपने ही लिंग के माता पिता से लगाव है ना। अपने ही लिंग के माता पिता से लगाव, यानी कि सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति में उसके समूह मानकों के अनुसार वास्तविक व्यवहार का विकास होता है।
ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। और सामाजिक विकास पर वंशानुक्रम का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है ना, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला चलते हैं आपका 64 नंबर, कह रहा है कि शिक्षक को अधिगम में कैसे बदला जा सकता है। जी हाँ, शिक्षण को अधिगम में कैसे बदला जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्रश्न का ऑप्शन कह रहा है कि परीक्षाओं का आयोजन करके, या रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करके, या सामने शिक्षण पर बल दे करके, या बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपना करके। तो 64 का क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपना करके ही आप शिक्षण को अधिगम में बदल सकते हैं। आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर डी नंबर। जितने प्रश्न है ना आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और यहाँ से 5 से 10 सवाल आपको एग्जाम में सीधे सीधे आपको लड़ने वाले हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं 66 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि पाठ्यक्रम निर्माण की सर्वोत्कृष्ट विधि के रूप में स्वीकार की जाती है। जी हाँ, पाठ्यक्रम निर्माण की सर्वोत्कृष्ट विधि के रूप में स्वीकार किया जाता है, वो कौन सा प्रविधि है। ऑप्शन है कि विद्यार्थी अभिलेख, समस्या परक सूची, या प्रक्षेपी परीक्षण, या फिर सोशियोग्राफ। तो सोशियोग्राफ क्या हो जाएगा दोस्तों 65 का आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका आंसर नंबर बी, यानी कि समस्या परक सूची। आंसर नंबर हो जाएगा आपका बी, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 66 नंबर। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए जितने लोग देख रहे हैं। प्रश्न हम देख रहे हैं कि इरफान जो है 66 कह रहा है कि इरफान खिलौने के हिस्सों को देखने के लिए उन्हें तोड़ देता है। जी हाँ, हम बच्चा जो होता है ना, खिलौना को तोड़ेगा फिर उसको जोड़ करके देखेगा, है ना। तो कह रहा है कि इरफान जो बच्चा है वो खिलौने के हिस्सों को देखने के लिए क्या करता है, उनको तोड़ देता है। आप क्या करेंगे, तो इरफान को खिलौनों के साथ कभी नहीं खेलने देंगे। ऐसा काम कीजिएगा आप, बिल्कुल नहीं, ऐसा काम नहीं करना है ना, उसको देना है खिलौना, हमेशा नज़र रखेंगे। सी नंबर कह रहा है कि उनकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करेंगे और उनकी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों की तरफ निर्देशित करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, सी नंबर आपका बिल्कुल ही सही जवाब है आपका, है ना, है ना। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है आपका 67, कह रहा है कि वह बच्चे जिनके परिवार का वातावरण क्या है, प्रजातांत्रिक होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वह बच्चे यानी कि वैसे बच्चे जिनके परिवार का वातावरण कैसा है, प्रजातांत्रिक होता है, तो वो अन्य बच्चों की अपेक्षा होते हैं। तो अन्य बच्चे की अपेक्षा वो बच्चा कैसा होगा, है ना, तो वो जो बच्चा होगा अधिक क्रियाशील होगा और व्यक्तित्व वाले होंगे। तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जिस परिवार का जो वातावरण है वो प्रजातांत्रिक होता है, तो उस परिवार के जो बच्चे होंगे वो अन्य बच्चों की अपेक्षा अधिक क्रियाशील और बहिर्मुखी व्यक्तित्व वाले होंगे, है ना। यानी कि प्रजातांत्रिक माहौल जो है बच्चों को क्या कर देता है, तो सृजनात्मकता को बढ़ा देता है और बालक का जो व्यवहार लक्ष्य को निर्देशित करता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। नेक्स्ट है आपका 68 नंबर, कह रहा है कि निम्न में से वो कौन सा सिद्धांत है जो बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है। कौन सा वो सिद्धांत है जो बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है। तो ऑप्शन है कि विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, या सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, या निरंतरता का सिद्धांत, या परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर डी, यानी कि परस्पर संबंध का सिद्धांत, यानी कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को महत्व देता है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम चलते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 69 और ये भी आपको पियाजे के अनुसार है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और उनमें विभेद करने लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यानी कि वो अवस्था कौन सी होती है जब बच्चे क्या होते हैं कि वस्तुओं को पहचानने लगते हैं और उनमें क्या करने लगते हैं, भेद करने लगते हैं। तो वो अवस्था कौन सी होती है। ऑप्शन कह रहा है कि इंद्रिय जनित गामक अवस्था, या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक, या फिर अमूर्त संक्रियात्मक। तो ये जो अवस्था होती है वो होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का जो काल होता है वो 2 से लेकर के 7 वर्ष तक को होता है। ठीक है, इसको कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक। और मूर्त संक्रियात्मक होता है 7 से लेकर के 12 वर्ष तक। ठीक है, तो 2 से लेकर के 7 वर्ष तक जो बच्चे होते हैं ना, वो वस्तु को पहचानने लगते हैं और उसमें विभेद भी करने लगते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है आपका 70 नंबर प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान समय में
वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है ना, नहीं पूछ रहा है कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है। ऑप्शन है कि बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना, ये तो सही लग रहा है आपका। दूसरा है कि बालक के मनोविज्ञान को समझना, ये भी आपका बिल्कुल सही लग रहा है। तीसरा है कि बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराना। जी हाँ, यहाँ वर्ड आ गया है केवल, और जैसे ही केवल शब्द आवे वो ऑप्शन आपका गलत होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, क्योंकि नहीं पूछ रहा था आपका, है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 71 नंबर। कह रहा है कि शिक्षण प्रक्रिया में क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग अति महत्वपूर्ण है। क्रियात्मक प्रक्रिया में क्या कह रहा है, शिक्षण प्रक्रिया में क्रियात्मक अनुसंधान का जो उपयोग है अति महत्वपूर्ण है और इसमें अध्ययन किया जाता है। तो इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, तो विशद समस्याओं का या विशद शैक्षिक समस्याओं का या कक्षागत व्यवहारिक समस्याओं का या शिक्षक समस्याओं का। 71 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सी नंबर, यानी कि कक्षागत व्यवहारिक समस्याओं का इसमें अध्ययन किया जाता है, आंसर नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है आपका 72 नंबर के। निम्न में से किसने नैतिक वृद्धि की 3 अवस्थाओं तथा 6 चरणों की अवधारणा प्रस्तुत की है। नैतिक वृद्धि की 3 अवस्था और 6 चरणों की अवधारणा प्रस्तुत किया है, किसने किया है, छपने वाला सवाल है ना। सभी प्रश्न छपने वाले हैं, तो ऑप्शन है आपको कोहलबर्ग, पियाजे, एरिक्सन या फिर स्किनर। तो 72 का क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि कोहलबर्ग ने नैतिक वृद्धि की 3 अवस्था और 6 चरणों की प्रस्तुति किया है। ठीक है, कोहलबर्ग के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं आपका 73 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि जब शिक्षक एवं शिक्षार्थी औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से अंतःक्रिया करते हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी औपचारिक और अनौपचारिक रूप से क्या कर रहे हैं, अंतःक्रिया करते हैं, तो इस स्थिति में सीखने की प्रक्रिया कैसे चलती है। सतत रूप से चलेगी या सामान्य रूप से चलेगी या विभाजित रूप से चलेगी या घर्षणात्मक रूप से चलेगी। तो क्या होगा, तो ये चलेगी सतत रूप से, है ना। कैसे चलेगी, सतत रूप से, यानी कि शिक्षक एवं शिक्षार्थी के बीच औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से चलने वाली अंतःक्रिया जो है सीखने की सतत प्रक्रिया को दर्शाती है। यानी कि शिक्षक एवं शिक्षार्थी के बीच विद्यालय एवं विद्यालय के बाहर भी सीखने की प्रक्रिया हमेशा चलते रहती है। तो ये हो जाएगा सतत रूप से। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 74 नंबर। कह रहा है कि विकास की शैशवावस्था में, विकास की कौन सा अवस्था, शैशवावस्था में संवेगिक विकास का अध्ययन किया जाता है। जी हाँ, विकास की शैशवावस्था में संवेगिक विकास का अध्ययन किया जाता है। साक्षात्कार से किया जाएगा, निरीक्षण से किया जाएगा, अनुसंधान से किया जाएगा या वैज्ञानिक रूप से किया जाएगा। 74 का क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो ये निरीक्षण से किया जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर हो जाएगा आपका 74 का आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए। और दोस्तों इसका अगर आपको PDF चाहिए, है ना, इसका अगर आपको PDF चाहिए तो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है 7857824310, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके हमसे इसका PDF ले सकते हैं। और PDF लेने के लिए दोस्तों आपका 351 रुपये का एक बार सहयोग करना है। ठीक है, एक बार आपको पेमेंट करना है और पेमेंट करना है इसी नंबर पर। ये जो नंबर है ये गूगल पे भी है, फ़ोन पे भी है, आप अमेजन पे कर सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं। और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के, है ना, स्क्रीनशॉट लेकर के आपको हमारे व्हाट्सएप इसी नंबर पर आपको भेज देना है, जहां आपको ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा। सारा PDF आपको मिल जाएगा, है ना, आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, आपको नोट्स मिल जाएगा, सारा चीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएगा आपको। ठीक है, जो भी अभी तक क्लास हुआ है 36 क्लास हो गया है, तो 36 का आपको टेस्ट का PDF मिलेगा। उसके अलावा आपको बहुत सारा नोट्स मिल जाएगा, आप वहाँ से तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें 351 आपको पेमेंट करना है और आप यहाँ स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए, आपको सारा चीज़ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। डेली जो क्लास होती है वो 9 बजे से होती है। अब उन्हीं को क्लास मिलेगा जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, तो इसीलिए आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और अपना क्लास अटेंड करिए। ठीक है, जो 9 बजे से क्लास होती है। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, है ना। और इसका ये आंसर आपको यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपको बता दिया गया है दोस्तों कि ये जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है ना, यहाँ पर आपको सिर्फ एक बार 351 पेमेंट करना है। उसके बाद जब तक आपकी एग्ज़ाम ना हो जाए आपको PDF, वीडियो, नोट्स इत्यादि सभी चीज़ ग्रुप में मिलता रहेगा।
ठीक है। आपको जो फ़ोन पे या गूगल पे या फिर आपको पेटीएम या फिर व्हाट्सएप पे इसी नंबर पे करना है, ये जो नंबर दिया गया है, और इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा पेमेंट का, और हमारे व्हाट्सएप नंबर इसी पर आपको भेज देना है। और ये हमारा चैनल है, यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट, तो करियर परिवार, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और इसके अलावा दोस्तों सीटेट की भी क्लास चल रही है, तो एडमिशन सीटेट का स्टार्ट है आपका, है ना। इसके लिए आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप हमसे एडमिशन ले सकते हैं, है ना। सबका फ़ी यहाँ पर अलग अलग है सभी सब्जेक्ट का। तो आप लोग यहाँ पर सामाजिक अध्ययन, हिंदी, संस्कृत, शिक्षा शास्त्र, सभी चीज़ों की यहाँ पर क्लास चल रही है। और ये जो क्लास हो रही है वो टीचिंग ऐप पर चल रही है, तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज का जो टेस्ट था आपका, टेस्ट नंबर आपका 36 यहाँ पर कंप्लीट होता है, 75 प्रश्न। और ये जो आज का जो टेस्ट था काफ़ी इंपॉर्टेंट था। कल भी हम लोग बीएड डीएलएड से संबंधित देखे थे प्रश्न, और आज भी हम लोग बीएड डीएलएड से देखे हैं। कल का जो क्लास होने वाला है, कल भी हम लोग दोस्तों बीएड डीएलएड से देखेंगे, सामान्य अध्ययन देखेंगे, है ना। कल सामान्य अध्ययन का भी देखा जाएगा। इसके अलावा आपको कल हम रीजनिंग भी देखेंगे, है ना, रीजनिंग भी देखेंगे, मैथ भी कल हम देखेंगे। ठीक है, कल यानी कि सभी चीज़ों को देखेंगे हम। कल भी हम देखेंगे 75 प्रश्नों को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग भी रहेगा उसमें, मैथ भी रहेगा, सामान्य अध्ययन को भी हम पूरा यहाँ पर खोपड़ी में छेद करेंगे कल, और यहाँ पर बीएड डीएलएड को भी खोपड़ी में छेद करना है कल। तो कल भी आप लोग तैयार रहिएगा। तो जो लोग अगर इसमें जुड़ जाते हैं तो उनको आपको क्लास कल मिल जाएगा। तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके 351 रुपया पेमेंट करके हमसे जुड़ जाइए, वो फिर आपको क्लास और पीडीएफ वीडियो नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कल। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुभ रात्रि।